हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों की डिमांड पे मैं एक एसएपी का फीको मॉड्यूल का जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल कह सकते हैं। फीको की अगर हम बात करें तो फीको में एसेट अकाउंटिंग होता है, आपका जनरल लेजर अकाउंटिंग होता है, अकाउंट पेएबल होता है और अकाउंट रिसीवेबल। ये चार पैरामीटर्स होते हैं जो फीको एसएपी के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। आज बच्चों की डिमांड पे मैं एसेट अकाउंटिंग में एक ब्रीफ वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे फ़ोन करके या डायरेक्ट मैसेज करके कुछ और डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एसेट अकाउंटिंग के पहले थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं। वैसे तो ये ब्रीफ आप लोगों ने थोड़ा सा एसेट अकाउंटिंग के बारे में अपनी क्लास में पढ़ा होगा। जो एसेट अकाउंटिंग होती है, अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो ये दो पार्ट में कैटेगराइज होती है। पहले होता है फिक्स एसेट और दूसरा पार्ट होता है करंट एसेट। हमने पूरी मेंशन कर दी है जिसे आप पढ़ सकते हैं कि जैसे फिक्स एसेट क्या होते हैं हमारे। ऐसे एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट होते हैं विच इज यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑपरेशन। इन फिक्स एसेट को हम लोग क्विकली मतलब तेजी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एज कम्पेयर टू करंट एसेट। करंट एसेट को हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं। इन शॉर्ट अगर हम समझें कि जो फिक्स एसेट होते हैं वो हमारे होते हैं जैसे प्रॉपर्टी होती है यानी कि बिल्डिंग प्लांट, इक्विपमेंट्स यानी कि मशीन, और हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड। ये सारा का सारा जो टूल है ये हमारा फिक्स एसेट में आता है। और करंट एसेट्स में हमारे आते हैं अकाउंट रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स आते हैं, इन्वेंट्रीज आती है, बैंक आता है, कैश आता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। ये हमारे करंट एसेट का पार्ट होते हैं। जब एसेट अकाउंटिंग में हम बात करते हैं तो हम केवल और केवल फिक्स एसेट की बात करते हैं। करंट एसेट तो हमारा ऑलरेडी बैंक है, हमारा सन्ड्री डेटर्स हैं, जो माल हमने बेचा है, अभी कस्टमर से हमको पेमेंट लेना है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल्स, राइट। वो हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है। तो हम जब फिक्स एसेट की बात करेंगे तो एसेट अकाउंटिंग में एसएपी में हम फिक्स एसेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अगर हम एक इस चार्ट को देखते हैं जहां पर हमने मेंशन किया एसेट अकाउंटिंग, अगर एसएपी में अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करना है तो एसेट अकाउंटिंग में क्या क्या हो सकता है। लैंड हो सकता है, लैंड आप लीज पे ले सकते हो। अगर आपने लैंड को लीज पे लिया है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो इस लैंड पे कोई भी डेप्रिसिएशन हमारा नहीं लगेगा। लीज हो सकता है या कोई हमने फ्री होल्ड लैंड ले ली है और अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ली तो लैंड पे यहाँ पर भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब मान लें हमने बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग हमने ऑफिस के पर्पस के लिए यूज़ कर ली है, कोई फैक्ट्री बना ली है, इसमें भी कोई हमारा डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। दैट यू हैव परचेज, यू हैव बाय एंड कीप इट विथ योर सेल्फ। इसमें एप्रिसिएशन होगा, दैट इज नॉट कैलकुलेटेड। जब हम उसको बेचेंगे तो हमारी कैपिटल गेन होता है, उसकी बात हम अभी यहाँ नहीं करते हैं, वो हम बैलेंस इनकम टैक्स में बात करते हैं जब उस एसेट को बेचा जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मशीन है, हमें काम करने के लिए प्लांट में मशीन चाहिए होगी, प्लांट हम बनाएंगे। मशीन में कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है आपकी, हैवी मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है, इनमें हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। नॉन हैवी मशीन्स हो सकती हैं, इनमें भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। फर्नीचर्स होते हैं हमारे, फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसमें भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। जब हम एसेट अकाउंटिंग को एसएपी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एसेट डिटर्मिनेशन, यानी एसेट को डिटरमाइन करेंगे कौन सा एसेट हमने परचेज किया है, उस एसेट में कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। जिस एसेट में एप्रिसिएशन होना होता है उन एसेट्स की हम बात नहीं करते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी में हम आते हैं, ये एसेट डिटर्मिनेशन का पार्ट होगा कि मान लें हमारी कंपनी है, उसने कोई प्लांट बनाया, कोई मशीन खरीदी काम करने के लिए, इन मशीनों पे हमारा क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। एज पर द लॉ अगर हम बात करें तो आज की डेट में कुछ मशीनों पे डेप्रिसिएशन 5% लगता है, जो बहुत हैवी मशीन्स होती हैं जिनकी वैल्यू 25-30 लाख 50 लाख से ऊपर की होती है। जो नॉन हैवी मशीन्स होती हैं उनमें एज पर द कॉर्पोरेट लॉ 10% का डेप्रिसिएशन लगता है। बट फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं तो फर्नीचर में भी इसी तरह कुछ फर्नीचर ऐसा होता है जिसमें 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा और कुछ फर्नीचर ऐसा होगा जिसमें हमारा 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। जब एसएपी में इम्प्लीमेंट हमें इन्हें करना हो तो हमें 4 टर्म ध्यान में रखने होते हैं। पहला काम एसेट डिटर्मिनेशन, नंबर 2 एसेट क्लास, जो एसेट डिटरमाइन किया है उसकी क्लास क्या है, क्लास आपको बनानी होगी, एसेट आपका डिटर्मिनेशन होगा। उसके बाद आएगा इसका मास्टर रिकॉर्ड में हम इसको अपडेट करेंगे। जब मास्टर रिकॉर्ड में अपडेट करेंगे तो हम इनके कोई भी नाम दे देंगे, जैसे हमने नाम दे रखा है H101, H102 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड थर्ड हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करना होगा
जो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम उसमें डेप्रिसिएशन करेंगे। जैसे कि लेट सपोज कोई मशीन, हम इसका एक एग्जांपल अभी देखते हैं, इसी में हम आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारे पास, राइट। यहाँ पर आते हैं, इस एग्जांपल्स को हम रीड करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो समझते हैं, यहाँ पर एसएपी में दो तरह के मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को मैनेज करने के। एक मेथड होता है एसएलएम, दूसरा मेथड होता है डब्ल्यूडीवी, राइट। एसएलएम मेथड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने लिख दिया है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंड फॉर द स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सीधा सीधा मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है डब्ल्यूडीएम, जिसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट सपोज हमने 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। एसएलएम मेथड कह रहा है कि इसमें कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीन पे, 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 31 मार्च 2020 को जब एक साल खत्म होने वाला होगा तो आखिरी दिन इसमें 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपये, यानी इस मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन होगा। तो जब नेक्स्ट ईयर हम नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 को इस मशीन का आईडीवी वैल्यू ओपन करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 90,000 रुपये हो जाएगा हमारी बैलेंस शीट में, जो कैरी फॉरवर्ड होगा। कितना डेप्रिसिएशन हो गया इसका, 10% डेप्रिसिएशन हो गया। सेम 31 मार्च 2021 को फिर से इसका 10 क्या होगा, 10% का इंक्रीमेंट डेप्रिसिएशन होगा। अब ये एसएलएम मेथड क्या कहता है, 10% जो आपका ये कैलकुलेट होगा इसकी बेस वैल्यू से होगा, परचेज वैल्यू से होगा। बेस वैल्यू मतलब परचेज वैल्यू, कितने का खरीदा था हमने, 1 लाख का खरीदा था, तो अगेन 10% का डेप्रिसिएशन कितना होगा, उसी 1 लाख रुपए पे होगा। तो अब नए जब ईयर 2021 में हम इसे ओपन करेंगे बैलेंस शीट में आईडीवी वैल्यू, तब इस कितनी हो जाएगी, 90,000 से 10,000 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए हो जाएगा। इसी तरह अगर 31 मार्च 2022 को हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो 10% और कम हो जाएगी, यानी कि 10,000 रुपए, और 80,000 से नए ईयर में कितनी हो जाएगी, 70,000 रुपए हो जाएगी, दैट सो ऑन। और एक टाइम आएगा कि 10 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये मशीन हम स्क्रैप में डाल देंगे, राइट। आप अगर यूज कर रहे हैं तो वो कंपनी का आउटलुक है, बट हमारे रूल के हिसाब से, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये मशीन 10 साल के बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी, खत्म हो जाएगी। डब्ल्यू मेथड क्या कहता है हमारा, डब्ल्यू मेथड से हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं। तो 1 लाख रुपए की मशीन आपने खरीदी, पहली साल इसका 10% डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये कितने की हो गई, 90,000 रुपए की हो गई। और फिर नेक्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% करंट वैल्यू के हिसाब से काउंट होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू, जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू अब कितनी हो गई इसकी, 90,000 रुपए हो गई, उसके 10% के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9,000 रुपए माइनस हो जाएगी। और अगले साल 2021 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81,000 रुपए हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट ईयर हम इसकी बात करेंगे डब्ल्यू मेथड से, अगर हम डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं तो अगले साल इसकी वैल्यू 8,100 रुपए कम हो जाएगी, और ये अराउंड हो जाएगी 71,900 रुपए। ये दो मेथड हमारे होते हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। कंपनी विल डिसाइडेड, दिस इज रियल टाइम चैलेंज, कि हम किस मशीन पे एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं और किस मशीन पे हम डब्ल्यूडीवी मेथड यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। अब जब हम एसएपी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ हम जर्नल लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। जर्नल लेजर अकाउंट्स के हिसाब से इसकी एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे एंट्री होगी। जब मशीन हम परचेज करेंगे तो किसी ना किसी वेंडर से मशीन को परचेज करेंगे, तो मशीन अकाउंट क्या होगा, आपका डेबिट होगा, और वेंडर अकाउंट या बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक एंट्री, ये सब जानते हैं। अब इसकी डेप्रिसिएशन एंट्री करते हैं। मान लें हमने इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बाद किसी भी कारणवश हमने कहा इसकी वैल्यू कितनी रह जाती है, 60,000 रह जाती है, तब हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जिस अकाउंट का नाम होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसकी वैल्यू एंटर करेंगे। दिस इज 60,000 रुपीज़ की वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट हो गई। और अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये क्या है हमारा अक्यूमुलेटेड अकाउंट है डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी में, उसकी वैल्यू कितनी एंटर कर देंगे, 60,000। अब मान लें मीनवाइल हमने इसी मशीन को बेच दिया। जब इस मशीन को बेच दिया तो इतना डेप्रिसिएशन हुआ, आज वैल्यू इसकी इतनी डेप्रिशिएट हो गई, घट गई वैल्यू। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस मशीन को बेच दिया, और मशीन को जब हमने बेचा तो कितने में बेचा, मान लें 50,000 में बेचा। अभी मशीन की वैल्यू रह कितने गई है, 60,000। 1 लाख की मशीन खरीदी थी, 60,000 रुपए की मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, तो कितनी वैल्यू हो गई मशीन की, 40,000 रुपए वैल्यू हो गई। लेकिन हमने मशीन को क्या किया, 50,000 रुपए में बेच दिया। जब मशीन को हमने 50,000 रुपए में बेचा तो हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
अब इस प्रॉफिट की एंट्री हम कैसे करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट गेन, एसेट में हमें क्या हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट तो हम कैसे इसकी एंट्री करेंगे। अब मशीन अकाउंट क्या था हमारा, मशीनरी अकाउंट में कितना पड़ा हुआ था, 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था, और प्रॉफिट कितना हो गया बेचने में हमें, 10,000 रुपए का हो गया। तो एक अकाउंट क्रिएट होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये हमें बताना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट में कि हमने प्रॉफिट गेन किया किस मशीन को बेच के या एसेट को बेच के, कितना प्रॉफिट गेन हुआ, 10,000 रुपये। इसी तरह अगर हम किसी मशीन को बेचते हैं और हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाना है मतलब एंट्री, अभी हमारी मशीन की वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी हो गई, 40,000 रुपये हो गई है। अब हमने मशीन को बेचा कितने, मान लो 30,000 में बेचा, तो नो डाउट 10,000 रुपये का लॉस हुआ। डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है, 60,000 रुपये पड़ा हुआ है, डेप्रिशिएट किया। मशीन की वैल्यू थी कितनी, अब यहाँ पर क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, एसेट को बेचने में कितने का लॉस हो गया, 10,000 रुपये का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल अकाउंट कितना हो गया, हमें 10,000 रुपये का लॉस हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस एंट्री हम क्या बनाएंगे, अब मल्टीपल जीएल अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जीएल अकाउंट, पहले समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, राइट, फिर समझते हैं अब अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे फिक्स एसेट का हम एफएपी में। टू अकाउंट मेंटेन ऑन द फिक्स एसेट आर कॉल्ड एज एसेट अकाउंटिंग, ओनली फिक्स एसेट, डोंट थिंक दिस इज द वैल्यू, वी आर गोइंग टू बी मैनेज द करंट एसेट। करंट एसेट हम लोग ऑलरेडी मैनेज कर चुके हैं सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बना करके, राइट। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज बनाएंगे क्या, अकाउंट डिटर्मिनेशन। क्या होता है अकाउंट डिटर्मिनेशन, इट डिटरमाइंस टू द एडजस्ट अकाउंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन पोस्टिंग बिटवीन एफआई एंड सीओ। दूसरा हम क्या बनाएंगे, काम करेंगे, एक स्क्रीन लेआउट, एक एसेट एरिया क्रिएट करेंगे, एक स्क्रीन लेआउट क्रिएट करेंगे। ये क्या बताता है, इट स्पेसिफाई द फील्ड्स इन द मास्टर अकाउंट विच इज मैंडेटरी, सप्रेस एंड ऑप्शनल। कौन सी फील्ड को हमें मैंडेट करना है, कौन सी फील्ड को हमें सप्रेस करना है, और कौन सी फील्ड को हमें ऑप्शनल रखना है। सेम एज देयर जो हम लोग अभी करते चले आए हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट में, सेम हम यहाँ काम करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे क्या, स्क्रीन लेआउट। तीसरा काम क्या करेंगे, हम एसेट क्लास बनाएंगे, जो हमने भी आपको है ना बताया, ये एसेट क्लास, ये एसेट क्लास होती है कि किस टाइप का हमारा क्या है, मशीनरी है। ये क्या है, हमारा अकाउंट डिटरमिनेशन है, राइट। तो हम तीसरा काम क्या करेंगे, एसेट क्लास बनाएंगे। एसेट क्लास क्या क्लासीफाई करता है, इट क्लासीफाई द फिक्स एसेट अकॉर्डिंग टू द लीगल एंड मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर ईच एसेट। क्लास कंट्रोल पैरामीटर एंड डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी डिफाइंड। उसके बाद क्या बनाएंगे, इसका चूंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन की बात नहीं करते हैं एसेट में, हम सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे जो क्या करेगा, सारे के सारे अकाउंट्स को होल्ड करेगा। उस चार्ट ऑफ अकाउंट को क्या बोलते हैं, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया कॉल्ड द चार्ट ऑफ अकाउंट। और उसके बाद हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन की। कौन कौन सी की बनाएंगे, ऐसी की जिसके थ्रू हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने एग्जांपल क्या दिया आपको, दो की हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीबी। इज दैट क्लियर गाइस, इतना समझ में आ गया है। अब हम लोग एसएपी में कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे उनको समझते हैं। स्टेप फॉर एसेट अकाउंटिंग इन एसएपी, ओके, इन एसएपी। सबसे पहला काम, यहाँ पर हम लोग 4 स्टेप फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी रेफरेंस बनाएंगे, कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एरिया। सबसे पहला काम तो ये करेंगे। फिर क्या करेंगे, असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर द नॉन टैक्सेबल एक्विजिशंस। फिर क्या करेंगे, हम चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, असाइन कर देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे अकाउंट डिटर्मिनेशन, क्रिएट स्क्रीन लेआउट, डिफाइन नंबर रेंज एंड डिफाइन एसेट। उसके बाद हम बनाएंगे बहुत सारे जीएल अकाउंट, जितने भी जीएल अकाउंट हमने बताया, जैसे कि एसेट में बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, एसेट में ही बताएंगे आपका अकाउंट डिटर्मिनेशन, अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी, सेल ऑन एसेट, एसेट से कितनी इनकम हुई हमारे, प्रॉफिट कितना हुआ एसेट को बेचने से। एसेट को बेचने से लॉस भी हो रहा तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, लॉस ऑफ सेल्स ऑफ एसेट। अगर हमारा एसेट स्क्रैप हो गया है, यानी जीरो डेप्रिसिएशन पे चला गया तो स्क्रैप हो गया, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। फिर इन सारे जीएल अकाउंट को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। कैसे असाइन करेंगे, वे हम लोग सारी चीज़ें समझते हैं। और दिस इज द लास्ट 4th पॉइंट कि अब हम लोग यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे, पोस्टिंग कीज बनाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट 3 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग
अगले स्टेप पे बात करेंगे। जो वीडियो हम बनाएंगे 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, जिससे इजीली हम आपकी मशीन पे इनको अपलोड कर सकें। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। थैंक यू गाइस, होप कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं।